बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम 11th क्लास का तीसरा चैप्टर जो कि न्यूटन के गति विषयक नियम से संबंधित है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताएंगे और साथ में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और इसके आधार पर आप लोग और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हल कर पाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, समझिए कि किस तरह से न्यूमेरिकल को हल किया जाता है और इसी मेथड को, इसी तरीके को अप्लाई करके और भी तमाम न्यूमेरिकल हल किए जा सकेंगे। तो पहले हम बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को हमारे वीडियो को देख करके तैयार कर सकते हैं या किसी बुक से, जो आपके पास बुक है उसमें जाकर के देख सकते हैं। आसानी से ये जो है आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। तो हमने उनको बोर्ड पे नोट कर रखा है, आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को और थोड़ा बहुत हम हिंट यहां पर दे देंगे। हालांकि हमने वीडियो में, अपने वीडियोज में इन क्वेश्चनों को पूरा कवर कर रखा है, तो आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है तथा सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। यानी बल का आवेग जो होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ये बात न्यूटन के गति के दूसरे नियम में ही आ जाती है। तो वहां पर बल का आवेग कैसे निकालेंगे? बल गुणा डेल्टा टी बराबर हो जाएगा संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन, तो ये सिद्ध हो जाएगा जब हम न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखेंगे, उसका स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट में क्या है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए बल जो है संवेग परिवर्तन डेल्टा पी हमने लिख लिया हालांकि शॉर्टकट में, और ये लगाया गया बल संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। डेल्टा पी क्या? संवेग परिवर्तन है। अब हमने इसको इधर भेज दिया, मतलब पहले तो इसको अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जो है बराबर में बदलते हैं के और डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, के का मान 1 हो जाता है तो यह बराबर हो जाता है डेल्टा पी बटे डेल्टा टी और यह गुणा डेल्टा टी। ये आवेग हो गया, बराबर हो गया डेल्टा पी। इतना सा ही तो है, यह गुणा डेल्टा टी मतलब आवेग बराबर है डेल्टा पी मतलब संवेग परिवर्तन। तो आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, इतना सिंपल सा है, उसको आप देख सकते हैं वीडियो से। दूसरा प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, वो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के गति के तीसरे नियम को प्राप्त कीजिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसको हमें प्राप्त करना है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखना है। तो ये आसानी से आपको कहीं भी बुक में मिल जाएगा और नहीं तो हमारा वीडियो देख लीजिए और इसके आधार पर न्यूटन के तीसरे नियम की व्याख्या कर दीजिए या कहें न्यूटन का तीसरा नियम प्राप्त कर लीजिए। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। दूसरा वाला, तीसरा फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिकेंद्र त्वरण से क्या अभिप्राय है। अभिकेंद्र सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, उससे क्या समझते हैं? एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पदों में प्राप्त कीजिए। एक तो अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा याद कर लीजिए और फिर इसका जो सूत्र प्राप्त होता है, कैसे निकाला जाता है अभिकेंद्र त्वरण का, वो निकालिए और फिर हमें कोणीय वेग के पदों में निकालना है। तो देखिए कोणीय वेग के पदों में, ओमेगा के पदों में निकालना है यहां पर। तो जब आप इसको करेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको जो है ये प्रश्न इस तरह से अभिकेंद्र बल यह बराबर आ जाएगा, अभिकेंद्र बल नहीं, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण का मान जो आएगा वो v² r आ जाएगा। r क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। ये अभिकेंद्र त्वरण का मान हो गया।
अब बी की वैल्यू जो होती है वो आर ओमेगा होती है। आर ओमेगा, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग का वर्ग कर दीजिए बटे आर, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे आर, तो एक आर कट जाएगा, तो अभिकेंद्र त्वरण ए सी बराबर हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए अभिकेंद्र त्वरण का मान जो है प्राप्त हो गया कोणीय वेग के पदों में। आर क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो पहले हमें ये वाला सूत्र निकालना है और फिर उसकी जगह पर, वहां पर बी की जगह पर आर ओमेगा लिख देना है, तो हमें जो अभिकेंद्र त्वरण का मान कोणीय वेग के पदों में प्राप्त हो जाएगा। और इस सूत्र के आधार पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब इस सूत्र के आधार पर भी न्यूमेरिकल आते हैं और इस सूत्र के आधार पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। दोनों सूत्र हमें मालूम होने चाहिए। तो यह प्रश्न हो गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है आवेग से क्या तात्पर्य है। सीधी परिभाषा आपको मिल जाएगी और मात्रक लिखना है। आवेग का सूत्र होता है बल गुणा समय, तो मात्रक इसके आधार पर आवेग जो है, आवेग की परिभाषा देख लीजिए, और बल गुणा समय के बराबर होता है। बल का मात्रक जो है एम ए से निकलता है, समय टी हो गया, एम क्या है? किलोग्राम है। या फिर जो है बल का मात्रक डायरेक्ट जो है न्यूटन लिख लीजिए, और एक समय का मात्रक सेकंड है ना। तो बल गुणा समय है तो न्यूटन सेकंड इसका मात्रक हो गया, है ना। और नहीं तो वो किलोग्राम के टर्म्स में आएगा। यदि हम द्रव्यमान का रखेंगे, त्वरण का रखेंगे, फिर समय का रखेंगे, कुछ इसमें कट जाएगा तो दूसरे पदों में आ जाएगा। बेटर है कि आपको एसआई यूनिट लिखना है तो न्यूटन सेकंड लिख लीजिए, समय का मात्रक और बल के मात्रक के गुणनफल का, है ना। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन है। इसका मात्रक क्या है? सेकंड है। तो न्यूटन सेकंड हो गया इसका आवेग का मात्रक, है ना। पांचवा प्रश्न, सीमांत घर्षण से क्या समझते हैं और सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। ये भी हमने वीडियो में बना रखा है। उसमें सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हमने डिस्कस कर रखे हैं अपने वीडियो में, तो वहां से देख सकते हैं या बुक से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। फिर उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक से क्या तात्पर्य है। घर्षण कोण और घर्षण गुणांक म्यू बराबर होता है tan थीटा के। ये घर्षण गुणांक है और ये थीटा जो है यहां पर घर्षण कोण है। तो इस तरह से ये संबंध आपको स्थापित करना है कि म्यू बराबर tan थीटा होता है, और घर्षण गुणांक और घर्षण कोण की परिभाषा लिख लीजिए, है ना। याद कर लीजिए, घर्षण कोण की थोड़ी सी डिफिकल्ट है परिभाषा, आपको उसको समझ करके लिखना है। तो जैसे कोई ये वस्तु होती है ना, और यहां पर ये प्रतिक्रिया आर होता है, ये mg होता है, जब हम इसको ये कोण जो होता है थीटा है, ये घर्षण कोण होता है। इसको डिटेल में अभी डिस्कस हम यहां पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आप बुक में जाकर के देख लीजिए, हालांकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। ये संबंध है वो मैंने शॉर्टकट में बता दिया है। अगला देखिए, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में। साइकिल सवार अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर क्यों झुका लेता है। यानी साइकिल सवार मुड़ते समय मोड़ के केंद्र की ओर क्यों झुक जाता है, इसका शॉर्टकट में आंसर है। वैसे मैंने जो है आप देख सकते हैं इसका आंसर वीडियो से, या फिर शॉर्टकट में यदि हम लिखें तो क्या होता है, मुड़ते समय क्या होता है, क्या कहें, मोड़ पर साइकिल सवार झुका लेता है। क्योंकि डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर
साइकिल सवार पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल का एक घटक मोड़ के केंद्र की ओर लगने लगता है और मुड़ने के लिए, और यह बल और यह घटक घर्षण के साथ मिलकर साइकिल सवार को घर्षण के साथ मिलकर साइकिल सवार को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ये हमारा आंसर शॉर्टकट में हो गया। क्यों मुड़ता है? क्योंकि ऐसा करने पर साइकिल सवार पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल का एक घटक मोड़ के केंद्र की ओर लगने लगता है और यह घटक घर्षण के साथ मिलकर साइकिल सवार को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिससे वो आसानी से बिना गिरे, बिना फिसले मुड़ सकता है आसानी से। तो ये है इसका शॉर्टकट आंसर। तो यहां से नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अंतिम, लान रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना अधिक आसान होता है। जो लान रोलर है उसको खींचना आसान है, धकेलना मुश्किल है। इसका भी देखिए चित्र द्वारा समझ सकते हैं। देखिए ये मान लिया लान रोलर है और उस पर ये खिंचाव बल लगाया जा रहा है। ये कोण थीटा है, इसका भार नीचे की तरफ काम कर रहा है और भार का प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ कर रहा है। ये लगाया जाने वाला खिंचाव बल है। अब खिंचाव बल और लान रोलर इधर की तरफ गति कर रहा है, ये गति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बल को, लगाए गए बल को दो घटकों में वियोजित करें। एक तो हो गया एफ कॉस थीटा और दूसरा इधर आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है। अब यहां पर जब हम रोलर को खींचेंगे तो क्या असर होगा इसका, देखिएगा जरा। देखिए यहां पर चित्र द्वारा देखिए, ये वाला एफ कॉस थीटा के कारण ही रोलर इधर की तरफ गति करेगा और तो इसका मतलब ये और ये बल आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे या संतुलित कर रहे होंगे, कह सकते हैं। तो यह आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर होना चाहिए एम जी के। तो आर बराबर हो गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो देखिए आर क्या होता है, आर से ही हमें घर्षण प्राप्त होता है। तो घर्षण बल कहां कितना लगेगा, घर्षण बल यह बराबर होता है म्यू आर। ये आर का मान कितना है, इतना, म्यू गुणा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। देखिए घर्षण बल का मान सामान्य रूप से म्यू आर होता है और आर की वैल्यू क्या होती है, एम जी के बराबर होती है। यहां पर जो घर्षण बल है वो एम जी, म्यू तो है ही, रहेगा ही रहेगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, मतलब इतना घट गया, इतना मान एम जी में से एफ साइन थीटा घट गया है। तो मतलब घर्षण, इस स्थिति में घर्षण कम लगेगा। धकेलेंगे तो यही एफ साइन थीटा उसमें जुड़ जाएगा, जिससे कि धकेलना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा घर्षण लगेगा। तो आपको इसको समझना है कि हम कह सकते हैं कि जो है लान रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान क्यों होता है, क्योंकि खींचते समय लगाए गए बल का एक घटक प्रतिक्रिया बल आर की ओर लगता है, जिससे कि रोलर पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल का मान जो है वो घट जाता है। यानी आर का मान देखिए ये घट गया, एफ साइन थीटा एम जी में से माइनस हो गया, जिसके कारण रोलर पर लगने वाला घर्षण बल कम हो जाता है और उसको खींचना आसान हो जाता है।
तो लगाए गए बल का एक घटक जो है प्रतिक्रिया बल R की तरफ लगने लगता है, जिससे कि R का परिणामी मान कम हो जाता है और रोलर पर घर्षण कम लगता है, ये लिख सकते हैं, जिससे कि जो है उसको खींचना आसान होता है धकेलने की अपेक्षा। ज्यादा नंबर का आता है तो फिर हम आपको डिटेल में पूरा डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि मैंने अपने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और नहीं तो चित्र ये बनाइए और इतना बता दीजिए कि अब जो है घर्षण बल जो है यहां पर कम हो गया। कितना कम हो गया? F sin थीटा जो है के बराबर इसमें से जो है घट जा रहा है। वैसे तो घर्षण बल जो है mg इससे या फिर म्यू आर से निकाल सकते हैं। यदि मान लिया धकेलते हैं, देखिए धकेलेंगे तो क्या होगा, यही F sin थीटा जुड़ जाएगा। चित्र से हम समझ सकते हैं इसको, देखिए कैसे जुड़ जाता है यदि धकेलते हैं। ये है हमारा लान रोलर और इसको हमने धकेला ऐसे, ये धकेल बल लगाया, या धकेलने से वो गति किधर को होगी, ये होगी गति। प्रतिक्रिया बल तो यही है, ऊपर की तरफ लगेगा, mg नीचे आ रही है। अब इसको भी हमने दो घटकों में, F को धकेल बल है, ये धकेल, इसको दो घटकों में वियोजित किया। देखिए ये हो गया F cos थीटा जो कि रोलर को गति प्रदान करेगा, और यहां पर आ जाएगा F sin थीटा। देखिए यहां पर R का मान कितना हो रहा है, F cos थीटा की वजह से ये गति होगी उत्पन्न इसमें रोलर में आगे की ओर, और R का मान हो जाएगा mg प्लस F sin थीटा। ये देखिए तो यहां पर घर्षण बल, देखिए घर्षण बल का मान जो होगा वो हो जाएगा म्यू आर, और म्यू गुणा आर की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी, mg प्लस F sin थीटा। देखिए खींचने पर घर्षण बल F का मान आ रहा है म्यू ब्रैकेट में mg माइनस F sin थीटा, जबकि धकेलने पर घर्षण बल का मान आ रहा है म्यू गुणा mg प्लस F sin थीटा। तो ये देखिए ये घर्षण बल यहां अधिक है, यहां कम है, तो इसका मतलब खींचना आसान है, धकेलना मुश्किल है। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब हमें देखिए न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल हैं और बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। उनको देखिए 4-5 न्यूमेरिकल हमने नोट कर रखे हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल है जो कि एकदम से बेसिक है, ये सभी स्टूडेंट को आना ही चाहिए। क्या? 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक हल्की डोरी से चित्रानुसार लटके हैं। ये प्रश्न 1 है। ये देखिए ये घिरनी है, एक इधर लटका हुआ है 2 किलोग्राम का, और दूसरी तरफ जो है 3 किलोग्राम का भार लटका हुआ है ना। घर्षण रहित घिरनी है, तो जब हम इस सिस्टम को छोड़ देंगे तो ये भार जो है ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा। मतलब यहां पर एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और ये जो है ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो ये ए त्वरण से नीचे की तरफ आ रहा होगा। अब इस पर लगने वाले बलों को दिखाइए। तो इधर जो है मान लिया ये m1 है और ये m2 है, ठीक है, ये m1 है ये m2 है। तो यहां पर m1 g के बराबर नीचे इसका भार लगेगा और तनाव T होगा। ठीक यहां पर जो होगा इसका भार m2g नीचे की तरफ लगेगा और तनाव जो है T ही रहेगा, क्योंकि ये घर्षण रहित पुली है। अब यहां पर न्यूटन का नियम लगाएं, यहां पर भी न्यूटन का दूसरा नियम लगाएं और बस दोनों समीकरणों को हल कर दें। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो मास लटकाया गया है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ऊपर की ओर लगने वाले बल का मान अधिक होना चाहिए। ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा? टी लग रहा, तनाव लग रहा, रस्सी में तनाव, डोरी में तनाव, वो ऊपर की तरफ लग रहा है और भार उसका नीचे की तरफ लग रहा है, और ये पूरा जो m1 द्रव्यमान है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये टी का मान बड़ा लेंगे और नीचे के वाले लगने वाले बल को छोटा लेंगे। तो नेट बल कितना लग रहा है इसमें? नेट बल इस द्रव्यमान पर नेट बल लगेगा T माइनस m1g। ये नेट बल यानी बल का मान है, नेट बल, और यही त्वरण उत्पन्न करेगा इसमें m1 इंटू ए। भाई बल बराबर क्या होता है? मास गुणा द्रव्यमान गुणा त्वरण। न्यूटन का दूसरा नियम है, F बराबर ma होता है। ये नेट बल का मान है,
टी माइनस एम जी, इस पर लगने वाले नेट बल का मान क्या है, टी माइनस एम वन जी बराबर हो जाएगा एम इंटू ए एम वन इंटू ए। ये समीकरण हो गए। तो टी रहा, एम वन का मान है 2, जी का मान 10 ले लीजिए, बराबर हो जाएगा ये 2a। तो समीकरण t माइनस 20 बराबर हो गया 2a के समीकरण नंबर 1। अब दूसरे इस द्रव्यमान के लिए देखिए यहां पर क्या हाल है। यहां पर ये द्रव्यमान जो है 3 किलो वाला, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब नीचे की तरफ लगने वाला बल का मान बड़ा लेना है, इसको छोटा लेना है। मतलब नीचे वाले बल में से ऊपर वाला बल घटाना है। भाई नेट बल, यहां पर इसमें नेट बल कितना लग रहा है, इस वाले द्रव्यमान पर कितना नेट बल लग रहा है, m2g माइनस टी बराबर हो जाएगा m2a। यह बराबर ma होता है। तो नेट बल कितना लग रहा है, वही तो त्वरण उत्पन्न करेगा। तो m2g नीचे की तरफ वाला बल ज्यादा होना चाहिए ऊपर की तरफ लगने वाले बल से, क्योंकि ये नीचे की तरफ पूरा जो है 3 किलोग्राम वाला नीचे की तरफ जा रहा है। तो m2 का मान 3 है, g का मान 10 है, माइनस टी बराबर हो जाएगा 3 इंटू ए। तो 30 माइनस टी बराबर हो गया 3a। समीकरण हो गई 2। इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। देखिए t माइनस 20 बराबर 2a हो गया और 30 माइनस टी बराबर हो गया 3a। जोड़ दीजिए। तो देखिए ये t माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये t और ये t कट जाएगा। ये 20 है और ये प्लस का है, ये 20 जो है माइनस का है। तो 30 में से 20 घट जाएगा, बराबर रह जाएगा 10, बराबर हो जाएगा 5a 5a। तो a बराबर हो गया 10/5। तो a बराबर हो गया 2 मीटर पर सेकंड का वर्ग। इतना त्वरण इसमें सिस्टम में उत्पन्न हो जाएगा। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। मान लिया पहले समीकरण में रखा हमने, है ना, यहां पर, तो t का मान पता लग जाएगा। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से t माइनस 20 बराबर 2 गुणा 2, ए का मान हमने रख दिया इस समीकरण में। तो t बराबर हो जाएगा 4 प्लस 20, t बराबर हो गया 24 न्यूटन। यानी रस्सी में तनाव जो है वो 24 न्यूटन का है और पूरे सिस्टम में त्वरण जो है 2 मीटर पर सेकेंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, हमने इसमें सभी प्रश्नों में जी का मान जो है 10 ले रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड का वर्ग। प्रश्न नंबर 2 चित्र बनाया गया है। प्रश्न है, एक बच्चा एक घर्षणहीन मेज पर रखी 2 डिब्बों की खिलौना गाड़ी को 1.5 न्यूटन के बल से क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए खींचता है। गणना कीजिए कि 40 ग्राम के डिब्बे में उत्पन्न त्वरण कितना होगा और दोनों डिब्बों के बीच जुड़ी भारहीन अभितान्य डोरी में तनाव कितना होगा। देखिए चित्र देखिए फिर से, ये घर्षण रहित जो है मेज है और जिस पर एक डिब्बा ये है और दूसरा डिब्बा ये है। इसका द्रव्यमान जो दिया गया है 40 ग्राम है, इसका 20 ग्राम है। इस पर वो बच्चा 30 डिग्री के कोण पर 1.5 न्यूटन का बल लगाता है। ये कोण 30 डिग्री दिया गया है। अब देखिए यहां पर हमें, और घर्षण रहित है मेज जो है, घर्षण रहित है। अब ये जो बल लग रहा है इसके 2 घटक होंगे, है ना भाई। इनका जो है भार नीचे की तरफ लगेगा और उसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, और ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, घर्षण है नहीं, है ना। अब देखिए इसका घटक निकालिए। ये हो जाएगा, मान लिया ये बल F है तो F cos थीटा इधर लगेगा, जिसके कारण ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा और इस बल का, लगाए गए बल का एक घटक इधर आ जाएगा F sin थीटा। इसका हमें कोई काम है नहीं, वो इसको मिलकर के, आर के साथ मिलकर के इसके भार को संतुलित करेगा। घर्षण होता तो इसका भी काम होता। तो ये जो पूरे खिलौना गाड़ी है वो F sin थीटा की वजह से आगे बढ़ रही है ना। और तो त्वरण हमें निकालना है। किसमें निकालना है त्वरण? 40 ग्राम में निकालना है। तो देखिए यहां पर हम इसको T ले लेते हैं। तो इस पर लगने वाले बल, 2 बल हैं ये 40 ग्राम पर। एक तो बल इधर लग रहा है F cos थीटा और दूसरा बल लग रहा है इधर T। और ये वाले बल ऊपर नीचे वाले ये बैलेंस्ड हैं, संतुलित।
हम इनको ले लेते हैं, तो इनको हटा दिया हमने। तो इसमें त्वरण जो है इस तरफ को उत्पन्न होगा। तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया था कि जिस तरफ को त्वरण उत्पन्न हो उस वाले बल को अधिक लेंगे हम। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस टी बराबर हो जाएगा एम इंटू ए। वैल्यू रख दीजिए इसमें, एफ का मान है 1.5, कॉस 30 डिग्री है, माइनस टी का मान मालूम नहीं, और ये हो गया 40 को किलोग्राम में बदल दीजिए। 40 ग्राम है, 40 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो ये आ जाएगा इतना किलोग्राम इंटू ये होगा। तो ये समीकरण हमारी, अभी तो इसको वैल्यू रख देते हैं √3/2 माइनस टी बराबर हो गया 0.04a। ये समीकरण 1 बन गई। अब दूसरी समीकरण जो है इसके लिए बनाइए, क्योंकि इस पर घर्षण तो है नहीं, इसलिए इस पर केवल इस वाले द्रव्यमान पर 20 ग्राम वाले द्रव्यमान पर केवल एक ही बल लग रहा है, वो है टी। तो ये मान लिया m1 है और ये m2 है, तो m2 के लिए क्या हो जाएगा, एक ही बल लग रहा है, इस पर टी लग रहा है। m2 के लिए क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा m2 इंटू a। तो t बराबर हो जाएगा, m2 का मान 20 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा इंटू a। यानी t का मान जो आ गया है, ये समीकरण हमारी 2 है। समीकरण 2 से हमें टी का मान प्राप्त हो रहा है 0.02a। इसका टी का मान इस समीकरण में रख दीजिए तो ए का मान पता लग जाएगा, है ना। तो समीकरण हमारी एक ये है 1.5 गुणा √3/2 माइनस टी का मान ये है 0.02a बराबर है 0.4a। इसको इधर ले जाइए, 1.5 गुणा √3/2 बराबर हो जाएगा 0.04a प्लस 0.02a। तो ये हो जाएगा 0.06a बराबर हो गया इतना, है ना। ए बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, 6 को 1.5 गुणा इसकी वैल्यू रख दीजिए 1.73/2 और गुणा ये जो है इस हर में, इसको भाग में आ जाएगा 0। इसको हल करना है। ए का मान जब आ जाएगा तब ए का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ए का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो तनाव पता लग जाएगा। हमें दोनों डिब्बों के बीच जुड़ी भारहीन अभितान डोरी के बीच तनाव ज्ञात करना था, तो ए का मान जब यहां रख देंगे समीकरण 2 में तो तनाव पता लग जाएगा, सीधी सी बात है। इसको हल करना है, दशमलव हटा दीजिए। जैसे ये क्या है, इसका दशमलव हट गया है, 2 अंक यहां पर भी है, 2 अंक यहां पर है, दशमलव हट गया, है ना। ये देखिए दशमलव हट गया। अब जो है इसको इससे गुणा करके 12 से भाग दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा मीटर पर सेकेंड के वर्ग में, है ना। और जब ए का मान इस समीकरण में रख देंगे तो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है, उसको देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3, यहां पर हमें किसी मेज पर रखे 2 किलोग्राम पिंड को भारहीन डोरी से बांधकर घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से ले जाते हुए 3 किलोग्राम के दूसरे पिंड से बांधा गया है। यदि मेज तथा पिंड के बीच घर्षण गुणांक 0.4 हो तो गणना कीजिए निकाय में उत्पन्न त्वरण और डोरी में तनाव। तो इसको भी चित्र से समझिए पहले। देखिए ये मेज है, यहां पर एक घिरनी है और यहां पर 2 किलोग्राम का जो है एक पिंड रखा हुआ है और डोरी से के दूसरे सिरे से एक दूसरा पिंड 3 किलोग्राम का लटकाया गया है, 3 किलोग्राम। यहां पर घर्षण भी है, बस ये ध्यान रखना। तो घर्षण, ये पूरा सिस्टम एक त्वरण मान लिया उत्पन्न हो रहा है, तो यहां पर तनाव टी होगा, यहां भी तनाव टी होगा। और क्योंकि घर्षण है तो घर्षण क्या करेगा, इस 2 किलोग्राम वाले पिंड की गति का विरोध करेगा, जिससे कि घर्षण बल इस तरफ को लगेगा। तो इस पर कितना घर्षण बल लग रहा पहले हम निकाल लेते हैं। घर्षण बल 2 किलोग्राम पर लगने वाला घर्षण बल देखिए यह बराबर होता है म्यू आर के। म्यू आर बराबर होता है mg के, है ना। अब देखिए म्यू का मान हमें दिया गया है प्रश्न में, ये दिया 0.4।
0.4, मास 2 किलोग्राम है, जी का मान 10 लेना है। तो इस तरह से ये 8 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है यहां पर, ये हो गया 8 न्यूटन। अब हमें यहां पर देखना है कि नेट बल कितना लग रहा है। ये देखिए, ये जो पिंड है ये इस तरफ को गति कर रहा है, तो इसका मतलब इधर वाला बल हमें बड़ा लेना पड़ेगा इसके घर्षण बल से। घर्षण नहीं होता तो छोड़ देते, घर्षण भी है तो उसको भी लेना पड़ेगा। तो 2 किलोग्राम के लिए समीकरण क्या बनेगी, 2 किलोग्राम के लिए नेट बल जो है इस पे जो लगेगा वो T माइनस F लगेगा, क्योंकि गति किधर है, इस तरफ को है, तो इस तरफ लगने वाला बल T है उसको बड़ा लेना पड़ेगा। बराबर हो जाएगा M इंटू ए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना। और ये हमने 8 न्यूटन निकाल लिया है जो कि घर्षण बल लग रहा है, तो इसका मान रख देते हैं। तो समीकरण हमारी देखिए, T तो T रहेगा, F का मान 8 है, बराबर इसका द्रव्यमान 2 है, गुणा ये, समीकरण 1 बन गई। 3 किलोग्राम द्रव्यमान के लिए देखिए क्या बनता है। 3 किलोग्राम जो है में ऊपर की तरफ तनाव लग रहा है, रस्सी का तनाव, नीचे इसके लगेगा जो कि इसका भार होगा mg। अब क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नीचे की ओर लगने वाला बल बड़ा होना चाहिए ऊपर की तरफ लगने वाले बल से। तो हम लिखेंगे इसके लिए mg माइनस टी बराबर हो जाएगा m इंटू ए। mg का मान, m का मान 3 है, g का मान 10 है, माइनस टी और 3 इंटू ए। तो 30 माइनस टी बराबर हो गया 3a, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल कर रहा है, तो लिख लो इसको। देखिए पहली समीकरण है t माइनस 8 बराबर हो गया 2a के, दूसरी समीकरण है 30 माइनस टी बराबर हो गया 3a के। जोड़ दो इसको, देखिए t एक जगह प्लस का है, दूसरा जगह माइनस का है, तो ये कट गया, टी कट गया, 30 में से 8 घट गया तो 22 बचा, 22 बराबर हो गया 5a के। तो a बराबर हो गया 22 बटे 5, 5 के 20, 5 के 20, 4.4 मीटर पर सेकेंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न होगा इस पूरे सिस्टम में। अब इसका मान, ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो तनाव पता लग जाएगा, क्योंकि हमें डोरी में तनाव भी प्राप्त करना है, कितना लग रहा है। तो डोरी का तनाव प्राप्त करने के लिए इस समीकरण में, इस वाले समीकरण में मान रखेंगे ए का। तो समीकरण 1 से t माइनस 8 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 4.4। तो t बराबर हो जाएगा 8 को उधर ले जाइए, इसकी गुणा कर दीजिए, ये हो गया 8.8 प्लस 8, तो t बराबर हो गया 16.8 न्यूटन। 16.8 न्यूटन का तनाव इसमें रहेगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए जो मैं जो बता रहा हूं। बात यहां पर होती है कि कौन सा बल बड़ा या छोटा लेना है। जिस तरफ को गति हो रही है उस तरफ वाला बल बड़ा लेना है। जैसे ये पिंड नीचे की तरफ गिर रहा होगा, ये वाला जो है पिंड आगे की तरफ खिसक रहा होगा। तो यहां पर इस पिंड के लिए जब हम समीकरण बनाएंगे तो नीचे वाले बल को बढ़ा लेंगे, ऊपर की तरफ जो तनाव लग रहा है उसको कम लेंगे। ठीक यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि ये पिंड आगे की तरफ जा रहा है तो टी का मान बढ़ा लेंगे यहां पर, और घर्षण बल जो लग रहा है पीछे की तरफ जो चलने से इसको रोक रहा है उसको छोटा लेंगे, तो टी माइनस घर्षण बल करेंगे, और यहां पर mg माइनस टी करेंगे। बस इन चीजों का ध्यान रखना है, तो प्रश्न लगाने में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए 2-3 बहुत छोटे छोटे 1-1 नंबर वाले प्रश्न हमने नोट कर रखे हैं, इनको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में क्या है, एक किसी 4 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका, यम का मान 4 किलोग्राम दिया गया है। एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी पृष्ठ पर जिसका स्थैतिक घर्षण गुणांक जो म्यू का मान दिया गया 0.4 है, गुटके तथा पृष्ठ के बीच लगने वाले घर्षण बल को, भाई ये गुटका है, इसका 4 किलोग्राम द्रव्यमान दिया गया है, तो इस गुटके तथा तल के बीच लगने वाले जो है घर्षण बल को ज्ञात करना है। कितना अधिकतम घर्षण बल लग सकेगा, भाई जब इसको खींचा जाएगा तो कितना अधिकतम घर्षण बल लगेगा वो निकालना है। तो ये mg नीचे की तरफ लगता है, r ऊपर की तरफ लगता है, और घर्षण बल F बराबर होता है म्यू r, और म्यू इंटू r बराबर होता है mg के। म्यू का मान 0.4 है,
m का मान 4 किलोग्राम है, 10 का g का मान 10 है, तो इस तरह से 16 न्यूटन का घर्षण बल इस पे अधिकतम लगेगा। ये अधिकतम मान है, स्थैतिक घर्षण बल, इतना अधिकतम घर्षण बल लग सकता है। अगला जो है, एक खुरदरे तल पर 2 मीटर पर सेकेंड के वर्ग के मंदन के, कितना मंदन है, 2 मीटर पर सेकेंड वर्ग के मंदन से गति कर रहा है। एक पिंड जो है खुरदरे तल पर इतने त्वरण से, ये देखिए त्वरण लिखा हुआ है, सेकेंड, इससे पता लगता है, इसका जो मात्रक दिया गया है ना, उससे पता लगता है ये त्वरण दिया गया है, इसकी चाल नहीं दी गई है। 2 मीटर पर सेकेंड वर्ग के मंदन से, मंदन क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण। वो क्यों लग रहा होगा मंदन, क्योंकि इसमें घर्षण बल लग रहा हो, घर्षण बल की वजह से मंदन उत्पन्न हो रहा है। तो हमें देखिए मंदन जो है, त्वरण या कहें मंदन बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान, है ना। अब यहां पर मंदन किस लिए है, क्योंकि घर्षण बल के कारण है, ये घर्षण बल लग रहा होगा, घर्षण बल बटे इतना। अब मंदन कितना है वो तो लिख लेंगे हम। घर्षण बल का मान होता है म्यू आर बटे एम, ये हो गया म्यू एम जी बटे एम, एम से एम कट गया, तो मंदन का मान आ गया। देखिए इसमें कहीं भी प्रश्न में द्रव्यमान दिया ही नहीं था, तो ये द्रव्यमान देखिए कट गया है, तो मंदन का मान हमारा, मंदन बराबर आ गया, देखिए मंदन, मंदन का मान आ गया है म्यू गुणा जी के, एम तो कट गया। अब यहां पर मंदन का मान रख दीजिए जो दिया गया है, और घर्षण गुणांक पता कर लीजिए। मंदन का मान है 2, म्यू का मान पता करना है, जी का मान 10 लेना है हमें, तो म्यू बराबर हो जाएगा 2/10 बराबर हो जाएगा 0.2। देखिए मंदन निकल गया, है ना। एकदम से आसान प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, वो भी छोटा सा शॉर्ट आंसर टाइप, 1 या 2 नंबर वाला ही है। प्रश्न 6 देखिए, ये जो है हमने प्रश्न देखिए 5 हमने लिखा नहीं, वो 5 ही था, ये वाला, एक पिंड खुरदरे तल पे, प्रश्न नंबर 5 मैंने डिस्कस कर दिया है, ये वाला प्रश्न, है ना। अब प्रश्न नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए 2 किलोग्राम द्रव्यमान है, एम बराबर है 2.5 किलोग्राम है। एक पिंड 2.5 मीटर की त्रिज्या, आर बराबर दी गई 2.5 मीटर, त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से घूम रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से घूम रहा है, तो पिंड पर अभिकेंद्र बल की गणना करो। अभिकेंद्र बल निकालना है, तो यह बराबर होता है mv² बटे आर। तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा एक और होता है, जब बी की जगह पर हम आर ओमेगा रख देते हैं, तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है, उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो जाएगा r² ओमेगा² बटे आर, तो एक आर कट जाएगा, तो यह का मान आ जाएगा m/r⍵²। ये भी एक सूत्र होता है अभिकेंद्र बल का। तो यहां पर हमारा तो यही वाला प्रश्न है। द्रव्यमान कितना है, 2.5 किलोग्राम है, वेग कितना है, 5 × 5 है, आर का मान 2.5 है, mv² बटे आर, तो ये 2.5 कट गया, तो 5×5 = 25 न्यूटन आ गया। तो इस तरह से हमें बेसिक प्रश्नों को समझते हुए जो है आगे बढ़ना है। इसी तरह के और भी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ज्यादातर जो है अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल, या जो है घर्षण बल से संबंधित, या इस तरह से समीकरण बना करके प्रश्नों को हल करना दी गई सिचुएशन के आधार पर परीक्षा में पूछा जाता है। साधारण सरल प्रश्न ही अक्सर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।